पूरे इंडिया में देखा जाता है कि दिल्ली और हरियाणा में सबसे ज़्यादा कार का क्रेज़ है। ऐसा क्यों है? सर शौक है। शौक बड़ी चीज़ है। शौक बहुत बड़ी चीज़ है। मुँह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, वो तो नहीं है? जी। जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। आदमी पता ही नहीं लगा सकता है कि जो मैं स्पेयर पार्ट आज लेके आया हूँ, कि वो ओरिजिनल इसी कंपनी का था या मैंने डुप्लीकेट लगाया है। डुप्लीकेसी किसी भी चीज़ की बन सकती है। आज की डेट में डुप्लीकेसी तो आप किसी भी एक इंसान की भी बना सकते हैं। यू कैनॉट कंट्रोल दैट। कार मॉडिफिकेशन का मार्केट कितना बड़ा है? कार मॉडिफिकेशन का मार्केट सब लोग तो जब गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं और स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो बोलते हैं यार कोई भी लो पार्ट का लगा दे, कम पैसे का लगा दे। तो ये मानसिकता सही है, लो पार्ट का लगाना चाहिए। सर लो पार्ट का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम इसलिए कि लोगों को लगता है तो ऐसे कौन से 5 पार्ट हैं जो गाड़ी ऑन करता हूँ सबको ध्यान होने चाहिए? सबसे पहला तो सर मेंटेनेंस के नाम पे ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं एक कार ओनर? मेंटेनेंस के नाम पे टाइमली सर्विस नहीं कराना एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। हर फाउंडर का एक सपना होता है, आपका भी कोई सपना रहा होगा। 12 साल जी। एक इंडस्ट्री में, वो भी कार की इंडस्ट्री में, कार से रिलेटेड। जी। कोई क्रेजी आदमी ही कर सकता है। मतलब इतना लंबा कोई टिकते नहीं है, और इतना लंबा टिकने के पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी। जी। तो ये शुरुआत करने के पीछे आपने क्या सोचा था, और जो सपना था पहले 12 साल 13 साल पहले, वो आज सेम है या फिर अप डाउन्स आए हैं उसमें? सर सच बोलूँ तो मुझे इस इंडस्ट्री में घुसना ही नहीं था। अच्छा इस इंडस्ट्री में इतनी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। थोड़ा-सा प्रोफेशनली पढ़ के आया था तो ऐसा लगता था प्रॉपर एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट जैसे आप कहते हैं कि पापा की दुकान होती है, तो पापा की दुकान में एक बार मैं आया था। मेरी जॉब की छुट्टी थी, बिज़नेस में तो कोई ऑफ होता नहीं है। तो दुकान पर एक बार आया और पापा ने बोला कि ये डिलीवरी करके आ एक स्पेयर पार्ट की। हुँ, मैं स्पेयर पार्ट की डिलीवरी करने गया एक सोसाइटी में। ठीक है। वहाँ सोसाइटी में मुझे एक मैडम मिली समव्हाट मिडल एज। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि थैंक यू सो मच ये मुझे स्पेयर पार्ट देने के लिए। अब मेरी गाड़ी वर्कशॉप से वापस आ जाएगी जो 1 महीने से रुकी हुई है। मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं कार स्पेयर पार्ट्स का, वो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उन लोगों की, उन मिडल क्लास की, जिनके पास 1 या 2 हद से ज़्यादा गाड़ियाँ होती है और गाड़ियाँ ज़्यादातर उनकी वर्कशॉप में खड़ी होती है, जिसकी प्रॉब्लम एक स्पेयर पार्ट होता है। राइट। वहाँ से एक ज़ील मिली और वहाँ से एक स्टार्ट मिली। तब से इट्स नो लुकिंग बैक और तैयारी है कि इसी को आगे चलाते रहें। तो थोड़ा-सी वापस यहाँ पे चलते हैं पापा की शॉप पे। जी। क्या माहौल था सर? पहला आप पापा जब काम करते थे तो कितने हार्ड वर्किंग काम करते थे? आपने उनको कैसे काम करते हुए देखा? आप कैसे ग्रो अप हुए? सर एक नॉर्मल जो दुकानदार काम करता है ना, जैसे अब देते हैं दुकानों पर जब हम चलते हैं किसी मार्केट में जाते हैं, वैसे ही काम शुरू हुआ था। ये वैसे भी चेन बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड है। इस अनऑर्गेनाइज़्ड चेन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप सुबह जा रहे हो, गल्ले पर बैठ रहे हो और गल्ले के शाम तक जब तक आपका काम हो रहा है, तब तक उसको बढ़ाकर जा रहे हो। हमारे मारवाड़ी भाषा में हम उसको बंद करना नहीं, बढ़ाना कहते हैं। बढ़ाना कहते हैं। हाँ जी, दुकान को बढ़ाना कहते हैं। तो जब आप उसको बढ़ाने जाते हो और आप दिन भर उस गल्ले में बैठते हो, तो आपका दिन भर का बहुत हार्डशिप्स होता है। और मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि अगर शुरुआत करो, तो किसी एक दुकान से करो। मैं एमबीए करके आया, मैं रियलाइज़ किया कि एमबीए सबसे पहले मेरे को यहाँ दुकान पर बैठकर करनी चाहिए थी। जब एक आपका दुकानदार बैठता है, जब मैं अपने फ़ादर साहब को देखता था, यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ से डिलीवरी प्लान आउट कर रहे हैं, यहाँ से कलेक्शन प्लान आउट कर रहे हैं। इन ऑल ओवरऑल सारे सेगमेंट्स जो आपको मार्केटिंग में या एमबीए में सिखाए जाते हैं, टू ट्रीट एवरीथिंग, वो सारी चीज़ वो करते आए थे। और वहीं से शुरुआत हुई हमारी भी और वहीं से शुरुआत हुई मेरी भी कि मुझे भी एक दुकान से शुरू करना है, ताकि मैं एक दुकानदार की परिभाषा को समझ पाऊँ कि दुकानदार काम कैसे करता है और वो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। अच्छा, 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, थोड़ा-सी बात करते हैं अपन ऐसे नॉर्मली, जैसे मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो। तो ना ओल्ड एज वाले जो बिज़नेसेस हैं, जो थोड़ा सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है और लोग कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और आजकल के जो ये सो कॉल्ड स्टार्टअप वाले बिज़नेसेस हैं, जो इन्वेस्टर का पैसा है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर अपना मार्केट बनाते हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर करें, ओल्ड बिज़नेसेस को जो कि ओल्ड इज़ गोल्ड वाला है, और नए स्टार्टअप बिज़नेसेस को, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हो? सर सबसे बड़ा डिफरेंट माइंडसेट का है। हुँ। आपका माइंडसेट कैसा है? आप चाहते क्या हो उस बिज़नेस से? वो बहुत डिपेंड करता है। मैं बहुत लकी रहा हूँ एज़ माय फादर बीइंग माय को-फाउंडर एज़ वेल। मैं बहुत लकी रहा हूँ इन सब मामलों में कि मुझे पता लगा है कि उनकी सोच हमेशा से आज नहीं, आज से 10 साल आगे की है। और जब आप बात करते हैं कि पुराना एज और बिज़नेस और नए एज के बिज़नेस में, ये सबसे बड़ा एक गैप आता है। नए एज के बिज़नेस में आप आज की डेट में हम वीसी माइंडसेट में चलते हैं, हम इन्वेस्टर माइंडसेट में चलते हैं कि इनका गवर्निंग कैसे होता है।
कि हमें टर्नओवर्स लाने हैं, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इज सेकेंडरी। आज की डेट में तो वो भी चेंज हो गया है। आज की डेट में इन्वेस्टर्स आर आल्सो लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो भी पुराने टाइप से ही चले जाने लगे हैं हाँ, इन विद रेवेन्यू। पहले में और आज के में डिफरेंस जहाँ तक मैं समझाऊँ वो सिर्फ इतना ही है कि आपका माइंडसेट कैसा है। एक मैंने बुक पढ़ी थी 10x रूल। ओके, 10x रूल में मैंने ये चीज़ सीखी कि आप जो आज कर रहे हैं, वो आप सोचें कि आप 10 साल बाद और 10 गुना उसको कैसे कर सकते हैं। राइट। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को आगे पाते जाएँगे। यही चीज़ हमने आगे भी अपने फादर साहब से सीखी और आगे उस जनरेशन को हम चलाते जा रहे हैं और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो या शॉर्ट टर्म में कि भैया कि हमको जो गोल लेना है वो बड़ा लेना है, लंबा लेना है या फिर आज ही खत्म कर देना सब कुछ? सर दोनों टाइप के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट टर्म गोल्स खराब हो। शॉर्ट टर्म गोल्स को डेफिनिशन शॉर्ट टर्म की आपकी क्या है, उस पर डिपेंड करता है और उसकी रीच कितनी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल अगर मैं वैसे बात करूँ तो लेट्स सपोज़ मैंने कोई शॉर्ट टर्म गोल लिया जो मेरे शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को लॉन्ग टर्म से जोड़ता है, तो मेरे लिए वो गोल ठीक है। और यहीं मैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो मुझे विज़न पे कहाँ जाना है। एज़ अ फाउंडर हमको ये ज़रूरी जानना है कि मुझे 10 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, मेरी कंपनी क्या देखती है और मेरी कंपनी क्या चाहती है। अगर मैं वो आज जानता हूँ, तो मैं आज से शॉर्ट टर्म गोल्स बना-बना के उस लॉन्ग टर्म गोल्स को रीच कर सकता हूँ। ईज़िली रीच कर सकते येस। हो आप। अच्छा, आजकल के स्टार्टअप कल्चर में मतलब पहले तो ऐसा होता था कि यार सर भैया यार काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। आजकल ऐसा बन गया है कि पहले एक मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, फिर मैनेजर के बाद लीडर है, फिर ऐसे बात होती है। तो ये कल्चर अच्छा है या फिर पहला वाला कल्चर अच्छा था? सर दोनों कल्चर में कोई बुराई नहीं है। पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपने दोनों कल्चर देखे और आप उसको मैनेज कैसे करते हो। जब हमने शुरुआत करी थी तो वहाँ पर सीधा भैया, बाबूजी करके काम स्टार्ट हो जाता था। उस माइंडसेट को चेंज करते-करते आज हम हमको देखना आज के लिए भी ज़रूरी है कि मैनेजर होना ज़रूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। दोनों माइंडसेट इमोशनल और प्रोफेशनल एक कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो आपको वो कंपनी गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्योर इमोशनल और प्योर कॉर्पोरेट कंपनी नहीं चल सकती। फाउंडर को सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है, जो पहले भी रखता था वो, बट उसको वो बोलता नहीं था ऑफ़िशियली कि उसकी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। पहले लोग काम करते थे फाउंडर को इमोशनली अटैच होकर, करते वो कंपनी के लिए थे या फाउंडर के लिए थे, बात एक ही समझते थे। आज की डेट में जब आप स्टार्टअप की जर्नी में आते हो, जब आप बड़ी जर्नी की बात करते हो, तो वहाँ पर आपका फाउंडर और कंपनी के अलग-अलग लेवल्स हो जाते हैं। राइट, राइट। उसमें आपके लिए कॉर्पोरेट लीडरशिप बहुत काम आती है। तो बोथ इज़ वेरी गुड, जिस हिसाब से आप चलते हैं। हाँ, कोई भी काम करते हैं तो लाइफ में चैलेंज तो आता ही है। चाहे आप एक पानी का लोटा ही निकालोगे तो भी चैलेंज आएगा, बिल्कुल आता है। राइट? तो 12 साल की जर्नी में सबसे टफ चैलेंज क्या था आपकी लाइफ में? सर सबसे टफ चैलेंज ये था कि अपने आप को पहचानना कि कहाँ जाना है। ये सबसे बड़ा टफ चैलेंज था। पहचान पाए? पहचान आज भी रहा हूँ सर। सच बोलूँ तो आज भी उसी चीज़ को पहचानते जा रहा हूँ। सबसे बड़ा टफ चैलेंज ये था कि इस माइंडसेट को बदलना कि आप एक दुकान से एक कंपनी बना सकते हो। सर जब हम एक दुकान चलाते थे, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, जब हम दुकानदार एक अपनी दुकान चलाता है ना, तो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये इंडियन मेंटालिटी है। आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता ये रहती आप दुकानदार चलते हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक दुकानदार आप एक आर्मी के पास जाते हैं, आप आर्मी मैन को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उसने देश के लिए लड़ाई करी है, बिल्कुल करी है। एक दुकानदार जितनी लड़ाई करके आता है, दिन भर से शाम तक, वो ना कभी घर जा पाता है, कोई इवेंट होता है उसके घर में जा नहीं सकता, अगर वो जाता है तो उसको दुकान बढ़ाकर जानी पड़ती है और वो वन मैन आर्मी होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दुकानदार जब अपना माइंडसेट एक सुबह लेकर आता है और शाम को वो घर जाता है, उस माइंडसेट में बहुत बड़ा गैप होता है। वो गैप ऐसा होता है कि वो सुबह ज़रूर आता है कि मुझे आज गले में अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है। हो सकता है उसका अच्छा काम हो या हो सकता है ना हो। जैसा भी उसका काम हो, लेकिन वो बढ़ता कैसे आगे और अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करता है। और वन मैन आर्मी की तरह छोटू भी वही है, मैनेजर भी वही है, ओनर भी वही है, सब कुछ वही है। उसी से उसको गवर्न करना है आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ज़रूर से कि अगर आप किसी दुकानदार को देखें, तो उसको सैल्यूट ज़रूर करें। क्योंकि वो जितना हार्डशिप्स फ़ील कर रहा है और अगर टाइम मिले किसी ये यंगस्टर्स को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना बहुत आ गया है, तो हम लोग जनरली नहीं जाते दुकान में। अगर आपने पुराने आप तो पुराने ख़्यालात से आप जानते होंगे कि हमारे पापा कहते थे कि आप दुकान पर जाते हो ना, सिर्फ़ खरीदने नहीं जाते हो, उससे 15 मिनट बात करते हो। बात करने आप जाते हो। उसको बताते हो और उससे पूछते हो कि क्या चल रहा है, आस-पास लोकेलिटी में क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा चल रहा है क्या, अच्छा वैसा चल रहा है, पॉलिटिक्स की बातें होती हैं आपकी। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी बातें आपकी चलती रहती है। अब जब आपकी ये सारी बातें चलती है, ये तो खत्म हो गई ना अब, जो एब्सोल्युटली। कि ऑनलाइन में। तो हमको 15 मिनट, 20 मिनट जितना हम न्यूज़पेपर और उन सब में करते हैं, अगर एक दुकानदार के आप लाइव जाकर देखोगे कि वो कितनी हार्डशिप्स कर रहा है, तो आप हम ज़रूर बोल रहे हैं पर आप मन से सैल्यूट करोगे उसको।
और यही एक हमने सीखा अपनी थ्रू आउट की जर्नी में। वो ह्यूमन बीइंग है तो खुशी कितनी मिलती है जब कोई आता है, अरे यार भाई साहब आओ यार, तो चाय वाय पीते हैं, आओ बैठो, चाय पी लेते हैं, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। पता है आपको प्रतीक जी, मैं बात करते हुए ना, मेरे को तो जैसे मेरे को कभी कभी सपना भी आता है और डर भी लगता है हुँ, कि एक दिन मैं मेरे परिवार के साथ बाहर जा रहा हूँ और सारी दुकानों पे ताले लगे हुए हैं, तो मैं जाऊंगा कहाँ, मैं करूंगा क्या। करेक्ट, आप समझ पा रहे हो, इस जो सिनेरियो जो आज चल रहा है 10 मिनट 15 मिनट वाला, वो इतना डरावना है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। जिस तरह से हम एडॉप्शन उसका कर रहे हैं, करेक्ट। हम बेड पे ही जिएँगे और बेड पे ही मर जाएँगे। नहीं, क्लबिंग कर लेंगे हम। हाँ, मतलब बता रहा हूँ कि मतलब अभी आज आज आप बैंगलोर की हालत देखो, मैं बता रहा हूँ सही में कि एचएसआर लेआउट जैसा पॉश एरिया, वहाँ पे लोगों का दुकानदारी नहीं हो रही है। हुँ, हर 6 महीने में कोई शॉप खुलती है, 6-7 महीने बाद जाओगे वो नहीं दिखेगी आपको। हुँ। सड़कें खाली है, सड़कें सिर्फ़ ऑनलाइन डिलीवरी बॉय से दिख रही है। आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा सब लाल, पीले, काले टी-शर्ट वाले ही दिख रहे हैं। करेक्ट। बैंगलोर की भी स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ की ये स्थिति है। और अभिषेक जी सच बताऊँ तो देखिए ये ना बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हुँ, आपको इवॉल्व होना पड़ता है मार्केट के साथ। एक दुकानदार अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे माइंडसेट की। हमारा माइंडसेट कैसा है और हमको आगे कैसे बढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, अगर आपका माइंडसेट है कि आपको वक़्त के साथ आगे चलना है, तो आप उसको चलिए और ये आप जो 10-15 मिनट की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम डार्क स्टोर्स खुलने की बात करते हैं, जो इतने सारे आजकल नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। एक दुकानदार के पास इतनी पावर है और इसके पास इतनी रीच होती है क्योंकि उसका रिलेशन बिल्डअप होता है। अगर वो अपनी पावर को सही से यूज़ करना चाहे और उसको सही से मैप करे, तो एक दुकानदार एक बहुत बड़ा स्केल अप कर सकता है अपने आप को बिज़नेस में और अपने आप को बढ़ा सकता है। दुकानदार के अलावा ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं सर्वाइव करेगी, क्योंकि आपको स्टॉक रखने के लिए भी कोई आदमी चाहिए। एक दुकानदार अपने पास स्टॉक रखता है और उसको बेचता है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। बिना स्टॉक के आप माल नहीं बेच सकते। तो वो दुकानदार ही फुलफ़िल करता है और सबसे बड़ी बात लोकेलिटी। अब आपने बात करी एचएसआर लेआउट की, मैं आपको नॉर्मली आपको बात बताता हूँ, हमारी दिल्ली की बात बताता हूँ। छोटी-छोटी लोकेलिटीज़ में छोटे-छोटे शॉप्स बने हुए हैं। इनका महत्व क्या है? आपके जितने भी आस-पास के एरियाज़ हैं, अगर आपको 10 मिनट की डिलीवरी भी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं इन्होंने डार्क स्टोर्स खोल दिए। बट एक्चुअली में तो दुकानदार से ही परचेज़िंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अगर आपको प्रॉफ़िटेबिलिटी चीज़ों को चलाना है, तो आपको रीजनल दुकानदार चाहिए। लाइव। वहाँ पर जो आपका काम करे, जो आपके लिए चीज़ करे। डिलीवरीज़ तो दुकानदार भी ऑफ़र कर सकते हैं। वो टाई अप तो आज वो भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ अपनी सोच को बदलना है। हम पहले लगता था कि हमारे पास लोग आएँगे तब हम काम करेंगे। अब थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ लोग आएँ और कुछ ना आएँ और कुछ लोगों को हमको उनके घर तक पहुँचाना पड़े। तो ये माइंडसेट का गेम है। अच्छा, इतना लंबा टाइम है बिज़नेस का, तो बिज़नेस की एक लर्निंग लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि बिज़नेस कोई स्ट्रैटेजी से चलता है या फाइनेंशियल प्लानिंग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर फाइनेंस का नॉलेज हर एक बिज़नेस फाउंडर को और ओनर को होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजीज़ एक काम करती हैं आपकी, स्ट्रैटेजीज़ बनती है बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रेशियोज़, आपके गल्ले में कितना पैसा बच रहा है। आप किसी भी बनिए से मिलिए, मैं खुद एक बनिया हूँ इसलिए मैं वैसे बता सकता हूँ। आप किसी भी बनिए से मिलिए, उसको पाई-पाई का हिसाब होता है कि उसको रात को कितना बचा। वो रात को घर पे कितना लेके जा रहा है और अपने गल्ले के ड्रॉवर में कितना रख रहा है। अच्छा, बता रहे हैं। वो खर्चा कितना करना चाहता है और खर्चे को कितना करना चाहता है। अगर कोई माइंडसेट सीखना है, हम क्यों बनियों की इतनी बात करते हैं कि बनिए आपके कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। बनिए के बच्चे को आप देखो तो वो मैथ्स लगाते हैं कि कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना। हाँ। ये इन्हेरेंट में आ जाता है उनके कि आपको काम कैसे करना है, आपके पास पैसा कितना है, आपको पैसा खर्चा कितना करना है और कितना बच रहा है आपको पैसा। तो प्रोफेशनल भाषा में बात करें तो हमें अपना प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमें फाइनेंस का एक्यूमेन नहीं है, तो हम कितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बना लें दैट विल गो इन वेन। राइट। वो आगे आपकी स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं कर पाएँगी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी में बचत कितनी है, खर्चा कितना है, क्या हो रहा है। राइट। बहुत ज़रूरी है वो नहीं चीज़। पता लगा सकते हैं। अच्छा, कंपनी में आते हैं, कार ट्रेंड्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, राइट? थोड़ा-सी आपके माध्यम से बताओ कि आपकी कंपनी का असली काम क्या है? प्रोडक्ट सर्विस क्या ऑफ़र करते हो आप लोग? सर कार्टन ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जब फॉर्म हुई थी, तो उसका एक मेजर रोल था कि हमें कार स्पेयर पार्ट्स मल्टी ब्रांड गाड़ियों की जो इंडियन कार्स है, उसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स को सर्व करना। ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा गैप रहा है हमारी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री में। उस गैप को पूरा करना और ऐसे ही लोगों को अपने स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल रूप में जो उनको लगता है सी वो डीलरशिप पे ही मिल सकता है, वो बाहर प्रोवाइड करना ताकि उनकी गाड़ी वैसी ही रहे। सी देयर आर लॉट ऑफ कार लवर्स इन द कंट्री, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरी गाड़ी अच्छे से मेंटेन रहे। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, बहुत लोग अपनी गाड़ी का भी उस हिसाब से ध्यान बिल्कुल रखते हैं। ध्यान रखते हैं आप। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप डीलरशिप पे जाते हैं तो दैट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम।
तभी आपके मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स और इतने सारे गैराजेस आजकल फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। हमारा मेन माध्यम यही है कि लोगों तक वो ओरिजिनैलिटी और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लेकर जाना, जहाँ पर लोगों को कार स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज में एक गैप ना नज़र आए और उनकी गाड़ी उतनी स्मूथ चलती रहे जैसे उनकी नई गाड़ी चल रही थी। एब्सोल्यूट राइट। यही हम काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस है, जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। आदमी पता ही नहीं लगा सकता है कि जो मैं स्पेयर पार्ट आज लेके आया हूँ कि वो ओरिजिनल इसी कंपनी का था या मैंने डुप्लीकेट लगाया है। करेक्ट। तो कैसे पता करें आपके साथ में कि ये जो प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है? कोई ऑथेंटिसिटी मार्क? जी, जी। सर किसी भी प्रोडक्ट में एक बारकोड होता है, जो एक उसका हॉलमार्क होता है। डुप्लीकेसी किसी भी चीज़ की बन सकती है, आज की डेट में डुप्लीकेसी तो आप किसी भी एक इंसान की भी बना सकते हैं। वो दैट यू कैनॉट कंट्रोल दैट। लेकिन हर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट में आपको एक मोनोग्राम दिखता है, एक बारकोड दिखता है, जिसके अंदर एक स्पेशल कोड होता है, जिससे आप स्कैन करके उसकी ओरिजिनैलिटी पता कर सकते हैं। पहली नंबर चीज़। सेकेंडली जब आप उस प्रोडक्ट को डब्बे से बाहर निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूँ, जैसे फ़िल्टर्स की बात करूँ, पैड्स की बात करूँ, ब्रेक पैड्स की बात करूँ, आप वो जब उस प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर भी एक हॉलमार्क होता है हर कंपनी का। वो हॉलमार्क जनरली एन्क्रिप्टेड होता है। उस हॉलमार्क को आप चेंज नहीं करवा सकते हो। वो अगर आपके पास आ रहा है, तो दैट इज़ द पहचान ऑफ ओरिजिनैलिटी। वो हॉलमार्क कैसे पता करें कि वो कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे जाके पता करेंगे कि सही है, कैसा? आप उसी को स्कैन करें, आपको गूगल पे ही सब कुछ मिल जाएगा। आज की डेट में तो गूगल सारा आंसर देता है। आपको हुंडई की वेबसाइट पे सारा बारकोडिंग मिल जाएगा, आपको पार्ट नंबर से चीज़ें मिल जाती है, आपको चीज़ें पता लग जाती है। हर एक आइटम के ऊपर एक यूनिक पार्ट कोड होता है। जैसे हमारे आधार कार्ड में एक आधार नंबर होता है, हमारे बॉडी में एक डीएनए कोड होता है, ऐसे ही हर एक पार्ट पे हर एक पार्ट नंबर का यूनिक कोड होता है। वो पार्ट नंबर का यूनिक कोड अगर वो मैच कर रहा है जो बारकोड से और आपका पार्ट पे मिल रहा है, दैट इज़ ओरिजिनल। तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जैसे ये कंपनी थी एक, आई थिंक फोर्ड, हुँ। बंद हो गई, जी, पूरा चला गया सामान उसका। जी, वो के पास बहुत सारी गाड़ियाँ भी है। जी। अब उनको तो दिक्कत आएगी कि मेरे पास तो पार्ट ही नहीं है। तो क्या ये कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको बनाएगी उन पार्ट्स को, या फिर वो पार्ट लाए कहाँ से जाएँगे? सर, एक्चुअली क्या होता है कि फ़ोर्ड कंपनी की डीलरशिप बंद हुई है। गाड़ियाँ बेचना बंद किया उन्होंने। उन्होंने स्पेयर पार्ट देना बंद नहीं किया। अच्छा। ये मिथ है, ये हमें पता ही नहीं है। आज की डेट में अगर आपने सुना हो जनरल मोटर्स, एक टाइम पे जनरल मोटर्स शेव्रोलेट की कार्स चलती थी इंडिया में। उनको बंद हुए 7 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट कोई भी कंपनी खुद नहीं बनाती है। वो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर आपका बना रहा होता है, जो उसको ब्रांडिंग करके कंपनी को देता है। और उनको एज़ अ कंपनी, एज़ एन इंडियन गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है कि आपके अगर कोई स्पेयर पार्ट आप कोई गाड़ी खोल रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको स्पेयर पार्ट तक उस गाड़ी की लाइफ़ तक जो 14-15 ईयर्स का टाइम स्पैन होता है, आपको वो स्पेयर पार्ट देना पड़ेगा। बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे मार्केट में। हुँ। तो आज की डेट में भी आप शेव्रोले के स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं। हमें ये लगता है कि कोई गाड़ी चली गई या कोई ब्रांड चला गया तो उसको स्पेयर पार्ट है, अब हमारी गाड़ी कौन ठीक करेगा? हाँ, ये तो बट कितना। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। आज की डेट में सब हो सकता है। मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स खुल चुके हैं, जो फोर्ड की ओरिजिनल चीज़ें ठीक करते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पेयर पार्ट ओरिजिनल मिलते हैं, तो दैट इज़ देयर। हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉलेज गैप है। हमको नॉलेज से हमको ये पता ही नहीं कि आज सर आप कौन-सी गाड़ी चलाते हैं? अगर मैं वैसे ही पूछना चाहूँ तो। एक्सयू 700। आप एक्सयूवी 700 चलाते हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपकी गाड़ी में फ़िल्टर्स कौन-सा लगता है? क्या रुपए का होता है? ये नॉलेज में नहीं होता। इवन एन एजुकेटेड माइंड लाइक यू, अगर लोगों को नहीं पता, तो ये गैप को कौन पूरा करेगा? दैट इज़ आवर मोट्टो। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, हम अपनी कंपनी के थ्रू ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये नॉलेज को लीजिए कि आपकी गाड़ी में क्या सही है और क्या नहीं है। हुँ। अब आप सर्विस कराने जाते हैं सर, आपने अपनी गाड़ी सर्विस में तो दी होगी कभी, हाँ, देते ही है ना। डीलरशिप में देते होंगे। हाँ, एक डीलरशिप में जब आप सर्विस कराते हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या-क्या चेंज करते हैं? वो ऑयल चेंज कर देता है उसका, ठीक है, और फ़िल्टर-विल्टर को बोलता है कि फ़िल्टर साफ़ कर दिया। साफ कर ऐसे दिया। इतना ही बोलता है। बस इतना और बोलता कुछ है। पार्ट खराब हो गया तो शू ब्रेक खराब, मतलब ब्रेक खराब हो गया तो ब्रेक वेक ठीक कर देता है, जी। या फिर बस इतना ही करता है शायद। सर नॉर्मली क्या होता है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती और ज़रूरी चीज़ को बहुत बार इग्नोर किया जाता है। हाँ। आप हर बार गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। गाड़ी के सर्विस कराते वक़्त 4 मेजर कंपोनेंट हैं जो चेंज होने ज़रूरी हैं। हुँ। आप साफ़ करा लेते हैं क्योंकि आपको कॉस्ट बचानी होती है। फर्स्ट और सेकंड सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आफ्टर थर्ड सर्विस की बात कर रहा हूँ। आपके एयर फिल्टर्स हो गए, आपके ऑयल फिल्टर्स हो गए, आपके इंजन ऑयल्स हो गए। अगर ये आप पूरा चेंज नहीं कराएँगे तो आपकी गाड़ी में एक ट्रबल आएगा। आपकी गाड़ी को एक प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम आपको बाद में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है आपके इंजन में। अब क्योंकि आजकल ईवी आ गई है तो इंजन ऑयल नहीं लगते, ट्रांसमिशन ऑयल्स लगते हैं। तो जब आपके ट्रांसमिशन ऑयल्स लगते हैं और आपकी ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी गाड़ी में जो पार्ट चेंज हो रहा है, क्या वो ज़रूरी है? आपने ब्रेक की बात करी। हम जब ब्रेक ठीक करवाने जाते हैं, ब्रेक सबसे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी गाड़ी का। आपके ब्रेक के साथ ब्रेक पैड्स और ब्रेक डिस्क ज़रूरी होती हैं। हम अगर मैकेनिक की भाषा में बात करें तो उसको वो लोग तवा कहते हैं।
तवा कहता है, अगर आप किसी भी देसी या किसी भी शॉप पे जाएँगे तो वो लोग कहेंगे तवा चेंज कर दो। हर बार तवा चेंज करना ज़रूरी नहीं होता। ये गैप आ जाता है डीलरशिप और बाहर वर्कशॉप कराने में। आपको चर्निंग कराकर भी आपके तवे ठीक हो जाते हैं, व्हिच मीन्स ब्रेक डिस्क ठीक हो जाती है। ब्रेक पैड्स भी आपके नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, कितना रस्ट हुआ है उसके बाद में आपके चेंज करा लेने चाहिए। राइट। तो ये नॉलेज गैप है। हमको पता नहीं है कि हमको लगता है कि सर्विस बहुत महँगी होती है, हाँ, स्पेयर्स चेंज करना बहुत महँगा है। एक्चुअल में जेन्युइन स्पेयर्स करना इज़ वेरी चीप। हम सस्ता स्पेयर्स ले लेते हैं और वो महँगा पड़ता है। जेन्युइन स्पेयर्स सबसे सस्ता पड़ता है। मिलता नहीं है और नॉलेज नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। चलो आप ध्यान रखेंगे कि अगर गाड़ी सर्विस पे जाए तो ये 4 चीज़ें हैं, जिनको अपन को पूरा चेंज करवाना है, सही करवाना है। अच्छा ईवी की बात आ गई है ना, तो मेरे को अभी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है, रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है इसकी, कि ना जियो इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आ रहा है। हुँ। अब वो 30,000 रुपए में आपको इलेक्ट्रिक साइकिल देगा और वो इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग 400 किलोमीटर चलेगी। अगर बताओ ये अगर इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई ईवी वाली, हुँ। तो इंडस्ट्री में तो एक मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। जी। आपको लगता है ऐसा होगा? मार्केट डिस्टर्ब तो बिल्कुल होगा। हाँ। अगर आपकी आज की डेट में ईवीज़ लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? हुँ। क्योंकि लोगों को एक रनिंग कैपेसिटी नहीं मिल रही है। मेरी खुद की गाड़ी पहले एक ईवी थी। हाँ, मैं स्पेयर पार्ट बेचता हूँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि ईवी क्यों खरीद रहे हो? हाँ, एक्चुअली गाड़ी में डिफरेंस नहीं है, आपकी पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ गई है और डिफरेंस क्या है? इंजन का ही तो डिफरेंस है। इंजन नहीं है ईवी में। आपकी अगर कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपको अगर वॉल्यूम मिल जाता है, आपको रनिंग कैपेसिटी मिल जाती है, तो ईवी से बेहतर तो फ्यूचर ही नहीं है। राइट। क्योंकि आपको एक आपका पेट्रोल कंजम्पशन बचता है, आपका ओवरऑल रनिंग कॉस्ट बचता है, मेंटेनेंस दोनों में सेम है, एक्सेप्ट इंजन। उसके अलावा तो सब चीज़ सेम है। तो आप आराम से उसको ड्राइव कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकता है, इको फ्रेंडली पड़ सकता है। हाँ। तो ये मार्केट को तो डिस्टर्ब करेगा ही। जियो इलेक्ट्रिक साइकिल जो लेके आ रहा है ना, वो 30,000 रुपए की बात कर रहे हैं और 400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि 400 किलोमीटर चलेगी। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपका जो बैटरी है, हुँ, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, करेक्ट। ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, हुँ, वो बहुत कम और उसके जो पैसे जो लगेंगे, वो बहुत कम लगने चाहिए। करेक्ट। बट अभी तक ऐसा जियो ने कोई ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया है, बट ऐसी अफ़वाह चल गई है कि जियो इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आने वाला है। देखिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन हमें लगता है ईवी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। हाँ, आज की डेट में थोड़ा बहुत तो यूज़ होता है, लेकिन फिर भी वो आपकी पेट्रोल कंज़म्पशन से बहुत कम है। राइट। और जो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके चलेंगे, अगर इनकी कैपेसिटी 2 ही कारण है जो इंडियन मार्केट उसको अडैप्ट जल्दी से नहीं कर पा रहा है। पहला कारण आपका ये है कि आपकी वो रनिंग कितनी दे रहा है। अगर आपकी रनिंग वो अच्छी किलोमीटर्स की दे रहा है, तो आपके लिए वो इफ़ेक्टिव है। अब मैं आपको नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दूँ, जब हमने ईवी खरीदी तो हमने 2 एनालिसिस करे थे। पर डे हमारा इलेक्ट्रिक कंज़्यूम इतना ईवी करेगा, हुँ, नंबर 1 एनालिसिस। नंबर 2 एनालिसिस हमारी पर डे रनिंग कितनी है। हमारे को हमने खरीदी थी नेक्सॉन, हमारी उसकी रनिंग थी 200 किलोमीटर्स की। हुँ। अब अगर हमारी पर डे 200 किलोमीटर्स चल रही है, तो ईवी इज़ बेस्ट फॉर अस क्योंकि वो मेरे को 5 साल के अंदर आरओआई दे देगा। वाओ! हाँ, अब अगर मेरी वो उतनी कंज़म्पशन नहीं है, क्योंकि मैं उस समय 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर रहा हूँ, एक नॉर्मल पेट्रोल कार से, तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। तो ये हमें जज करना बहुत ज़रूरी है कि ईवी हमारे लिए कब बेनिफिशियल है और कब नहीं है। राइट। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स जो भी ये मार्केट में आते हैं, आपको जजमेंट अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि आपकी रनिंग कितनी है। ईवी इज़ ऑल अबाउट रनिंग। या तो ये सेम कॉस्ट पे ले आएँ, व्हिच दे विल, क्योंकि नितिन गडकरी जी जिस तेज़ी से आगे चल रहे हैं, उस तेज़ी से तो ये ईवी को मार्केट को हमें उस पेट्रोल वाली कार्स की लेवल पे ही ले आएँगे, कि राइट। उस कॉस्ट पे हम ले आएँगे। बट जब तक ये नहीं आता, तब तक आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रनिंग कैपेसिटी कितनी है। राइट, राइट, राइट। उसके बेसिस पे अपनी जजमेंट अच्छा ये बनाइए। जैसे अब जैसे कार है थार, हाँ जी। ठीक है? वो एंडोवर जो मतलब फुल पावर के साथ चलती है, जो 4 चक्के वाली होती है। जी, वो तो बहुत स्पीड से चलती है पेट्रोल में, मतलब आप उसको लगाओगे धूम-धूम ऐसे आवाज़ आएगी। जी। पर क्या इलेक्ट्रिक में ऐसा पॉसिबल रहेगा? सर कोई प्रॉब्लम तो कहीं भी नहीं है ना। हाँ। ट्रांसमिशन आपका कैसा है उस पे डिपेंडिंग करते हैं, सब कुछ। आपका थार का ट्रांसमिशन जिस हिसाब का उन्होंने वॉल्यूम बनाया क्योंकि वो ऑफ रोड कार्स है, बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोगों को ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ। तो उस लेवल की कैपेसिटी तो बनने में इंडिया में प्रॉब्लम ही नहीं है। आज टाटा इतनी कार्स लेकर आ रहा है, आज एमजी आ गया इंडिया मार्केट में, टेस्ला की भी न्यूज़ आप सुन ही रहे हैं आजकल मार्केट में आ रही है। इसके अलावा महिंद्रा खुद अपनी गाड़ियाँ कुछ लेकर आ रहा है। तो कैपेसिटी आपकी इंजन की कितनी है, इंजन के अलावा पेट्रोल में सबसे ज़्यादा फैक्ट है इंजन का। इसमें सबसे ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन का फैक्ट है, राइट। कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके बेसिस पे आपकी वो निकलेगी। अच्छा आप दिल्ली से आते हो राइट? जी, तो दिल्ली, हरियाणा में मतलब पूरे इंडिया में देखा जाता है कि दिल्ली और हरियाणा में सबसे ज़्यादा कार का क्रेज़ है। जी। ऐसा क्यों है? सर शौक है। वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि शौक है कि गाड़ी खरीदूँ। मैं अगर कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ हूँ, मेरी 40,000 रुपए की सैलरी हुई है, तो मैं सबसे पहले जाके 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के लाऊँगा। पहले हमारे लिए होता था कि स्विफ्ट खरीद लो, हाँ। स्विफ्ट एक क्रेज़ बनता था। अब इसके बाद आजकल हो गया क्रेज़ थार का क्रेज़ आ गया है। अब इसके अलावा एक्सयूवी का क्रेज़ आ गया है। तो ये क्रेज़ है।
आप देखेंगे कितने सारे डिटेलिंग माफियाज या कितने सारे आपके नॉर्मली आप कार श्रृंगार वाले देखेंगे, सब कुछ ये जो लोग देखेंगे कार आप, मॉडिफिकेशन। कार मॉडिफिकेशंस वाले, ये सबसे ज्यादा सबसे पहले पायलट ही गुड़गांव दिल्ली में करते हैं, हाँ। क्योंकि लोगों को वहाँ शौक है। मेरा पहला खर्चा होना चाहिए कार्स पे, जबकि वो लाइबिलिटी है, लेकिन आपका खर्चा गाड़ी में होना चाहिए। हाँ। तो ये तो शौक है सर वहाँ का। अच्छा, वहाँ पे कार मॉडिफिकेशन का मार्केट कितना बड़ा है अगर देखा जाए तो? कुछ नंबर्स? कार मॉडिफिकेशन का मार्केट आने वाले टाइम पे तो बहुत बड़ा होने वाला है। हुँ। अभी भी अच्छा नंबर्स है। शौक के पैसे सर, शौक मेरे को जितनी करवानी है मैं उस गाड़ी को अपना करवाऊँगा। शौक बड़ी चीज़ है। शौक बहुत बड़ी चीज़ है। मुँह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, वो जी। तो नहीं है? एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। शौक के कोई पैसे नहीं होते। हाँ, आपको शौक में 1 लाख रुपए भी कम है, राइट। किसी शौक में 10 लाख रुपए भी ज़्यादा है। तो हर शौक का आपको शौक कितना है उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, बीएमडब्ल्यू, बेंज और ऑडी, जी। इन तीनों में से आपकी फ़ेवरेट गाड़ी कौन-सी है? सर बचपन से सपना तो ऑडी रहा है मेरा, अच्छा। कि ऑडी एक चलाना चाहूँ। लेकिन इन तीनों में सबसे फ़ेवरेट गाड़ी मैं अगर सच बोलूँ, अगर मैं सेफ्टी वाइज़ और बोलूँ, तो मैं मर्सिडीज़ की बात करूँगा। अ, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ बेंज और ऑडी में सबसे बड़ा गैप आपका आता है सेफ्टी फीचर्स का। राइट। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं मर्सिडीज़ की बात करूँगा। मर्सिडीज़। ऑडी इज़ अ लिटिल फैंसी। पैसा-वैसा हो तो मज़ा है, जी, फुल पैसा दिखाना है, जी। शोशाबाज़ी दिखावटी, शोशाबाजी, शोशाबाज़ी ज़्यादा करना है। शोशाबाजी है। लेकिन सर हम बनिए परिवार से आते हैं, तो हमसे शोशाबाजी होती नहीं है। हाँ, आज अब आपको जेब में आप हमको लाख रुपए रख दोगे, तो हम लाख रुपए में ये सोचेंगे कि लाख का 10 लाख कैसे करना है, लाख को 50,000 में, 20,000 में नहीं करेंगे डेप्रिसिएटिंग एसेट खरीद के। खर्च नहीं करेंगे उसका। खर्च नहीं करते हम। अच्छा, ये जर्मन्स कार के बारे में बहुत बोला जाता है, राइट? जी, तो जर्मन कार को बेस्ट क्यों बोला जाता है? आप तो पार्ट्स उनके सेल करते होंगे कुछ जी, जी। तो इनको बेस्ट क्यों बोला जाता है? सेफ्टी, सबसे बड़ा। सेफ्टी एंड रनिंग। आपकी रनिंग चलाते हुए जो आपको एक फ़ील आता है, जो आपको चलाते हुए आपको एहसास होता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है और कैसे चल रही है। प्लस एक सेफ्टी मेंटेनेंस, ये जर्मन कार्स में बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्मली चेक भी करेंगे, हम स्पेयर पार्ट की दुनिया से भी बताएँ, तो आपकी सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट नॉर्मल इंडियन कार्स की होती है, जर्मन कार्स की इतनी रिप्लेसमेंट्स नहीं आती है। नहीं आती। रीज़न बीइंग ये जो अपने स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हैं, जो अपनी गाड़ियों को अंदर से तैयार करते हैं, व्हिच इज़ व्हाई दे आर कॉस्टली। हुँ, ये जो तैयार करते हैं, वो उस लेवल से तैयार करते हैं कि इनकी रिप्लेसमेंट ना करनी पड़े, अगर करनी भी पड़ रही है, तो वो एस एट दैट लेंथ हो जहाँ पर लोगों को लगता है कि यार अब कर देता हूँ रिप्लेस, राइट, या कोई मेरे साथ कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाए अनइंटेंशनली, राइट। अदरवाइज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा, इंडियन कार्स कभी इस लेवल तक पहुँच पाएगी आपके हिसाब से? आज की डेट में तो यस, जब टाटा ने जैगुआर के साथ एक्वायर किया तो कारण तो यही था। आपको स्टोरी पता है ये वाली? टाटा की स्टोरी तो वही है सर जो आज की डेट में हर दुकानदार की स्टोरी है। हर दुकानदार को एक बार ही ज़रूर बोला जाता है कि यार तू तो एक दुकानदार है, क्या कर लेगा? आपने मुझसे सबसे बड़ा चैलेंज पूछा था। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली यही था सर। जब मेरे पास कोई कस्टमर आता था ना, तो कस्टमर और जब हमारे परिवार वाले बैठते थे ना कि तू तो एक दुकान चलाता है, तेरे को क्या है? एक दुकान से वो जर्नी को प्राप्त करना और वो लोगों का माइंडसेट बनाना कि एक दुकानदार भी बहुत बड़ी चीज़ बन सकता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आज टाटा तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हम दुकानदारों के लिए। वही तो स्टोरी आपको सुना ही देता हूँ, वापस से आते रिकॉल हो ही गई है। तो 1998 के अंदर जब इन्होंने इंडिका बनाई थी रतन टाटा जी ने, तब इनको लगा कि ये थोड़ा मार्केट का सेल्स थोड़ा डाउन हो रहा है 1 साल के अंदर, तो सेल्स अच्छी नहीं हो रही, तो मैं इसको बेच ही देता हूँ। जी, तो वो 1999 के अंदर अमेरिका गए और जो उनके जो सीईओ है बिल फोर्ड, उनसे बात करी टाटा जी ने कि यार ये जो मेरी कार है आप खरीद लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, ये तो नहीं खरीद सकते, जब आपको कार बनानी आती नहीं है, हुँ, तो फिर आप इस सेगमेंट में घुसे क्यों? बहुत ह्यूमिलेट किया गया उनको उस टाइम पे और वापस बैक टू इंडिया आ गए। और उन्होंने किसी टाइम पे उस टाइम पे किसी से बात नहीं करी और कुछ बात नहीं करी और जो डील कर रहे थे, हुँ, उसको कैंसल कर दिया। हुँ, 2004 की बात मेरे को याद है, जब बैंक्रप्सी हुई जी, जैगुआर की हुँ, और लैंड फोर्ड रोवर मोटर्स, की, यस, तो उन्होंने बोला कि अब हम खरीदेंगे। हुँ, तो हर आदमी का दिन आता है सर, हर आदमी का दिन आता है। हर आदमी का दिन आता है। तो इसी बात पे आप ये बताइए कि आपके अभी कितने स्टोर हैं और फ्यूचर का प्लान क्या है? करंटली अब हमारे 6 स्टोर्स हैं, नॉर्थ इंडिया में ही हैं। फ्यूचर का प्लान जब आपके साथ बैंगलोर मिलने आया हो, तो बैंगलोर से ही आगे हमारी शुरुआत होगी। वाह! बैंगलोर और साउथ के रीजन्स में हम अपने आपके स्टोर्स को फैलाने वाले हैं। हम लोगों को जोड़ने वाले हैं। हमारा फ्यूचर प्लान बहुत हद तक रहेगा दुकानदारों को जोड़ना। हम मार्केट डिस्टर्ब करने नहीं आए सर। डिस्टर्ब इज़ अ रॉन्ग वर्ड जो मैं समझता हूँ। हम मार्केट को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमें चाहिए कि हमारे साथ लोग जुड़े, दुकानदार जुड़े और उसके साथ हम स्पेयर पार्ट्स को आगे बढ़ाते जाएँ, जो आज की डेट में सबसे बड़ी नीड बेस्ड प्रोडक्ट बन चुका है। तो इसी तरह से हम अपनी ब्रांचेस को साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बढ़ाने वाले हैं। आजकल ये देखा जाता है, आजकल क्या कुछ सालों से देख रहे हैं जो स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें बढ़ गई है, तो वीसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। जी। उनको तो आज पैसा डाला और 4-5 साल में अपने शेयर्स बढ़ा के बेच देने हैं। करेक्ट।
तो ट्रेडिशनल दुकानदारों के साथ में तो ये कैसे कॉप अप हो पाएगा सर? सर, आज की डेट में जो आप वीसीज़ की बात कर रहे हैं, अब वीसीज़ का माइंडसेट भी चेंज हो गया है। लेकिन आप अगर हमारे इन्वेस्टर से मिलेंगे या हमसे भी बात करेंगे, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आपको सिर्फ टॉप लाइन, टॉप लाइन, टॉप लाइन को काम करना है। हुँ, आपको बॉटम लाइन पे भी काम करना पड़ता है, जो हम नॉर्मली दुकान में सीखते थे। हर चीज़ एक माइंडसेट से बदलती है। ट्रेडिशनल बिज़नेस और एक वीसी फंडेड बिज़नेस में एक सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपका माइंड कैसा चलता है। राइट, काम वही है, काम उसी को स्केल अप करना है। आपको जोड़ना कैसे है, नेटवर्क कैसे बनाना है, लोगों को आगे के साथ अपने साथ कैसे जोड़ना है, अपने कस्टमर्स को और अपने सप्लायर्स को कैसे अपने साथ लेकर चलना है, इससे आपका एक बिज़नेस बड़ा हो जाता है और उसे हम स्केल अप कहते हैं। स्केल अप का डेफिनिशन असली यहाँ से आता है और कोई तरीका नहीं है स्केल अप करने का। एक दुकानदार अगर ये सोच ले कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो चारों एंगल के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकता है। जो नॉर्मली एक आप किसी भी नॉर्मल बंदे से बात करेंगे तो उसको एक मार्केटिंग आएगी या परचेज़ आएगी। अगर आप केपीआईज़ और केआरएस की बात करेंगे सर, तो हर एक जगह पे एक ही चीज़ होती है, सर मेरा डिपार्टमेंट बता दो, मेरा एंगल बता दो, मुझे करना क्या है? राइट, राइट, राइट। दुकानदार ये नहीं कहता, दुकानदार कहता है मुझे सब आता है और मैं सब करता हूँ। सब कर स अगर वो मन में सोच ले कि उसको आगे बढ़ना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। राइट, वीसी जो बोलेंगे कि ये करो, वो करो, उससे 4 गुना ज़्यादा आके वो कर लेगा। एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ा गैप और सबसे बड़ा एक चैलेंज अगर आप मुझसे पास्ट के बारे में पूछेंगे, तो मेरा उस दिन था, जिस दिन मैंने ये सोचा कि अब एक समय आता है हमेशा एक दुकानदार का। उस समय ये मेरा समय आया था कि जब मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा-सा दुकान की सेल से हटकर बैकएंड से अपने आप को मैनेज करना है। बैकएंड से जिस दिन आप मैनेज करना शुरू करते हो अपने आप को, आपका जितना बैकएंड स्ट्रॉन्ग है, उसके लेवल से आप अपने आप स्केल अप शुरू होते हैं। राइट, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, गल्ले का पैसा कम हुआ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सर माल चेहरा देखकर कस्टमर माल लेता है। एक दुकानदार का सबसे बड़ा एसेट उसका चेहरा और उसकी बोली है। अगर वो उसकी बहुत अच्छी है, तो कस्टमर आके पड़ जाता है और उसका वो रिलेशन डेवलप हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होता है बट 100%। अब हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ चेहरे से बात नहीं बनेगी, हमें बैकएंड को भी ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमारे साथ लोग और भी जुड़ पाएँ, हमारे जैसे कई चेहरे बढ़ पाएँ हुँ। और उस हिसाब से हम उसी लेवल पे अपने आप को ग्रो कर पाएँ। आजकल हर आदमी अकेला बिज़नेस करना चाहता है, जी, बट आप तो फादर के साथ बिज़नेस किए हो। जी, फादर और बेटे की ड्यूल कॉम्बिनेशन जी। में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आता है? सर कॉन्फ्लिक्ट कौन से फादर-सन में नहीं आता है, ये मुझे बता दीजिए। लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊँगा हमारे लिए कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे पास मेरे माँ-बाप हैं। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस भी रहता है मुझे। हुँ, फादर साहब से मैं सच बताऊँ तो हर उस परिवार में जब बढ़ता बच्चा होता है, वैसे ही था हमारा माहौल कि फादर साहब से थोड़ी कम बात होती थी। एक रिस्पेक्ट का गैप बना रहता था, बातचीत बहुत कम होती थी। मेरे बड़े पापा ने मुझे एक दिन सलाह दी कि यार तू नौकरी कर रहा है, तू आज अपने फादर के साथ जुड़ जा, तू कुछ सीख ही लेगा। तब एक माइंडसेट में ना उस टाइम एक एरा चलता था कि यार ये तो अपने पापा ने इसको गल्ला खुला के दे दिया, दुकान दुकान करके दे दी, बनिएगा बेटा, बनिए से काम कर राइट, लेगा। बट मैं बहुत लकी था कि मेरे को पापा ने मेरे को पहले दिन ही मेरे को छोड़ दिया। मैं अच्छा खासा कॉलेज से निकल कर अपनी हाई पेइंग जॉब के बाद अगले दिन झाड़ू लगा रहा था अपनी दुकान पे। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोटो भेजी थी, उन्होंने बोला, "वो तू क्या कर रहा है?" मैंने बोला, "मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं तैयार हो रहा हूँ।" मेरे फ़ादर साहब ने मुझे तैयार किया है। आज मैं आपके सामने बैठने के लायक बना हूँ या आज मेरे को लगता है कि मैं किसी को बोल पाऊँ या आज कंपनी खड़ी कर पा रहा हूँ, तो सारी देन मेरे फ़ादर की है। अगर ये हमारे साथ नहीं होते या नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। कॉन्फ्लिक्ट रोज़ आते हैं, हमारी रोज़ लड़ाई होती है, लेकिन इस बहाने बातचीत होती है। आज की डेट में हम दिन में कम से कम 6 घंटा बात करते हैं, जो शायद मैं अपने टीनेज में अपने फ़ादर से उतनी बात नहीं करता था और ये तभी हुआ जब मैं उनके साथ उनके बिज़नेस में जुड़ा। राइट। और वो माइंडसेट, एक एक्सपीरियंस माइंडसेट और एक नया माइंडसेट, ये जुड़ के जब आपका बिज़नेस बढ़ता है और मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ादर ने कुछ बनाया है, अगर आपके फ़ादर ने कुछ करा है, चाहे 5% आपको लगता है वो करा है, आप वहाँ से खेल जाओ, वो आपको 5% कब आपको 500% लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा। बट देश की विडंबना देखो सर कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ तो बोलते हैं यार खुद का कुछ करना है। ये खुद ही तो है सर, ये और क्या है? फ़ादर भी तो आपके खुद के ही हैं, बिज़नेस भी तो आपका खुद का ही है। आज हल्दीराम फैमिली इतनी बड़ी कैसे बनी? हाँ, आप हल्दीराम फैमिली की हिस्ट्री जाकर देखेंगे तो सब कुछ फादर एंसेस्टर बेटों ने ही तो बढ़ाया है। माइंडसेट का गेम है सर। आपको किसी और के आगे थोड़ी अकम्प्लिशमेंट चाहिए कि मैंने ये किया। आपकी कंपनी आपका बैट जवाब देगा। आज कोहली अगर कहीं बैटिंग करने जाता है, तो उसका रन जवाब देता है ना। वो कोहली कितना भी कोहली हो जाए, अगर रन नहीं देगा तो इंडियन को तो लोग हम पीछे पड़ जाते हैं।
आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और फादर सन डुओ से बड़ा को-फाउंडर, फाउंडर जर्नी तो कोई हो ही नहीं सकती सर। आपको फेथ चाहिए को-फाउंडर में, आपको चाहिए ट्रस्ट, आँख बंद करके आप उनके साथ काम कर पाएँ। आपको चाहिए को-फाउंडर आपका सारा डिपार्टमेंट सँभाले जो आप नहीं कर रहे हैं। राइट। फादर से बड़ा और कौन चीज़ बन सकता है? प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस। आज सर आप अपने माँ-बाप के साथ रहते हैं, आप घर जाते हैं, आपको एक सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि घर पे मेरे माँ-बाप हैं, कि मैं उनके पास जाऊँगा, मेरी जितनी भी चीज़ होगी या तो मैं भड़ास भी निकाल लूँगा, लेकिन मैं अपने माँ-बाप पे निकाल लूँगा और अपनी सारी चीज़ करके उनके साथ बैठ जाऊँगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सॉल्व हो जाएगी। आपको तो ऑफ़िस में भी माँ-बाप फादर साहब मिल रहे हैं, फिर आपको क्या चाहिए? आपको तो बस खेलना है। आप अपने दम पे खेलो, अपने फादर के साथ खेलो, आप खेल जाओगे। राइट, खेलना नहीं, मोबाइल चलाना पर आज के लोगों को। अच्छा, थोड़ी-सी ये आपकी कंपनी के बारे में बात हो गई, अपन थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, थोड़ा मार्केट एक्सपीरियंस और उस पे थोड़ी बात करते हैं, तो पॉडकास्ट पे थोड़ी जान आ जाएगी और पर्सनल बातें करिए अपन ने, अभी इंडस्ट्री पे चलते हैं अपन थोड़ी-सी। ठीक है, मतलब एक बात बताओ कि जैसे आप स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री में हो, मतलब कोई गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, चलते-चलते अचानक बंद हो गई। हुँ। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसको? सर सबसे पहले तो गाड़ी चलाने से पहले ना एक टोचन वायर रख लेनी चाहिए, हर एक गाड़ी में। क्या रख लेनी चाहिए? टोचन वायर। टोचन वायर का काम क्या होता है, आपकी 70% प्रॉब्लम जो होती है, वो आपकी बैटरी के कारण होती है। अगर आपकी चलते-चलते गाड़ी रुक गई, आपकी गाड़ी रुक सकती है, हो सकता है आपकी बैटरी में पावर कम हो। एक आपके पास टोचन वायर है, तो आप दूसरी गाड़ी के साथ उसको मैप करके उसको ठीक कर सकते हो ऑन द स्पॉट और गैराज तक लेके जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके पास गाड़ी के इक्विपमेंट हो स्टार्ट में। टोचन वायर बहुत ज़रूरी है, टूल किट बहुत ज़रूरी है, हर गाड़ी में टूल किट तो आता ही है, जो आपको अपने लगेज कंपार्टमेंट में मिल जाता है। ये 2 चीज़ें आप रख के चलें, आपकी गाड़ी कहीं भी बंद होती है, आप वहाँ पर फ़ोन करो और आज की डेट में तो बहुत सारे क्रॉस रोड्स और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो चुकी है, जो आपको हेल्प करता है। बट फिर भी अगर आपको अपना इनिशियल लेवल पे कि आपका टाइम थोड़ा-सा बच जाए गैराज तक का जाने का, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी बैटरी कैसी चल रही है, आपकी बैटरी का पावर कितना है, आपका सब कुछ इग्निशन कैसा चल रहा है, सब कुछ ओके है, लाइट कोई नहीं जल रही है आपके डैशबोर्ड में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी इनमें से कम लग रहा है आपको, तो आप उसी समय गैराज को फ़ोन करके, अपने मिस्त्री को फ़ोन करके, अपने मैकेनिक को फ़ोन करके ये बात बताएँ, ताकि वो आपको वहीं पे सॉल्व कर दें। अच्छा, ओरिजिनल पार्ट्स लगाना ज़रूरी है कि डुप्लीकेट भी लगा सकते हैं? सर ये तो यही बात हो गई कि ओरिजिनल बातें करूँ कि स्क्रिप्टेड बातें करूँ। ओरिजिनल पार्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपनी गाड़ी को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मैं ओरिजिनल पार्ट लगा रहा हूँ, तो ओरिजिनल पार्ट से चीज़ मेरी गाड़ी मेंटेनेंस आगे बढ़ती रहेगी। गाड़ी सर एक सपना होता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम सबसे पहले साथिया करते हैं। जब गाड़ी आप खरीदते हो, आप साथिया करते हो इसका मतलब और कहीं भी आप देखेंगे सोशल अपनी आपने बात करी लोग रील में फ़ोटो में ज़्यादा लगते हैं। आप सबसे पहले ये गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले लोग फ़ोटो डालते हैं, कि मैंने गाड़ी खरीदी न्यू मेंबर इन द फैमिली राइट। ये आता है। तो फिर उस मेंबर को आप पुरानी चीज़ क्यों दे रहे हो यार? पर ध्यान रखते भी नहीं है मेंबर का। हाँ, तो ओरिजिनल चीज़ लगाओ ना। पहले दिन तो उसको बड़ा प्यार से पहुँचेंगे, अच्छा पानी-वानी मारेंगे, 2-5 दिन अच्छा कवर-ववर चढ़ाएँगे। तीसरे दिन चल तो रही है ना बेचारी, ना उसका ऑयल देखेंगे, ना उसके वाइपर वाला पानी देखेंगे, वो तो चल रही है। और कितने लोगों की तो गाड़ियाँ ऐसी देखी कि मतलब 2-2 इंच की धूल जमी हुई गाड़ियों पे, करेक्ट, उसको साफ तक करने की फुर्सत नहीं है, ये तो है, बट वो फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर है। अच्छा, आपकी वेबसाइट पे बताओ कि ऐसी क्या यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो दूसरी जगह नहीं मिल पाएगी मुझे? आपको एजुकेशन मिल जाएगी। आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पे cartrends.in पे जब आप आते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी के लिए क्या वो पार्ट ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आज आपकी गाड़ी किसी भी कारण से खराब हो। उस गाड़ी में खराब क्या चीज़ है, वो रिप्लेस कराने की ज़रूरत है कि रिपेयर कराने की ज़रूरत है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको ये पता लग जाए कि वो पार्ट दिखता कैसे है। हम स्पेयर पार्ट बेच रहे हैं जैसे कोई साड़ी की दुकान में लोग साड़ी बेचते हैं, कि आप दिखाकर फिर खरीदो। आम तौर पर लोगों को दिखता ही नहीं कि उसका फ़िल्टर कैसा है। आज तक आपने भी नहीं देखा होगा कि आपकी गाड़ी में कोई पार्ट चेंज हुआ, वो दिखता कैसा है। हम स्पेयर पार्ट वो दिखाते हैं लोगों को, कि ये आपकी गाड़ी में स्पेयर पार्ट लगा है। हुँ। ये आपकी गाड़ी से पता लगेगा कि आपकी गाड़ी का स्पेयर पार्ट की कॉस्ट कितना है। तो आपके पास सारे एनालिसिस पहले ही आ चुके हैं, तो आप एजुकेटेड एक जा रहे हैं अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक बात बताओ कि जैसे बहुत सारे सब लोग तो जब गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं और स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो बोलते हैं यार कोई भी लो पार्ट का लगा दे, कम पैसे का लगा दें। तो ये मानसिकता सही है, लो पार्ट का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? सर लो पार्ट का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और ये प्रॉब्लम इसलिए है कि लोगों को लगता है ओरिजिनल पार्ट, जेन्युइन पार्ट महँगा होता है। हाँ। बट एक्चुअली में ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट मिलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। महँगा और सस्ते की प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिनल पार्ट आप बहुत पार्ट तक ऐसे कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल पार्ट सस्ता निकलेगा आपको डुप्लीकेट पार्ट से। आपके पास सारी गाड़ियों का ओरिजिनल पार्ट है, हर गाड़ी में कोशिश कर लेते हैं सर। 50-60% मान लें? 60-70% हम कोशिश कर लेते हैं, प्रॉब्लम हमें भी आती है। हमारे पास भी कस्टमर्स आते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास भी कस्टमर्स आते हैं और जो ये बोलते हैं कि ये पार्ट नहीं मिल रहा है। बट हम इतनी कैपेसिटी लगते हैं कि हम उसको अरेंज कर पाएँ, क्योंकि हमें पता है कि वो मिल जाएगा। आज नहीं तो कल। एक गाड़ी में सर 10,000 पार्ट रखते हैं। हुँ। हर साल मॉडल चेंज हो रहा है। आप इतने स्पेयर पार्ट और इतनी इन्वेंटरी रख नहीं सकते।
तो उसको एलिमिनेट करने के लिए तभी हम एक चेन बनाते हैं कि हम एक स्पेयर पार्ट्स की एसेट हेवी जो इंडस्ट्री है, उसके साथ में क्या-क्या स्पेयर पार्ट रखना चाहिए, उसका हम एक ग्रुपिंग करते हैं। तो जो नहीं होता उसको हम अरेंज करते हैं। मतलब आपके लिए तो कितनी बढ़िया बात है, मतलब अगर ये इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा पोर्टल डिज़ाइन कर दे, जहाँ पे हर एक बंदा जो भी स्पेयर पार्ट में डील करता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे उसके पास कोई पार्ट पड़ा हो, वो पार्ट की एंट्री वहाँ रहे। अब मान लो कि आपके पास कोई ग्राहक आया, बोला यार ये पार्ट, आपने चेक किया तुरंत, ओ यार वो लुधियाना में वो उस बंदे के पास पार्ट पड़ा हुआ है। करेक्ट। हो सकता है उसका खराब हो जाए, उसके जी, पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रही हो। जी। ये बहुत बार होता है। इसीलिए हमने एक अपना सॉफ्टवेयर भी बनाया है, हाँ, जिसके थ्रू हम अपने लोगों को पार्टनर्स बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि आपके लिए जो ज़रूरी है, हो सकता है किसी के लिए वो ज़रूरी ना हो। जो आपने बात करी, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री में कि मॉडल्स इतने चेंज होते हैं ना गाड़ियों के, तो आपको स्पेयर पार्ट बहुत रखने पड़ते हैं। तो जब आप इतने सारे स्पेयर पार्ट रखते हो और मॉडल रखते हो, तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है वर्किंग कैपिटल का। आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब एक-दूसरे का साथ मिलता है, तो वो चीज़ कम हो जाती है। वही वाली बात है सर, घर में परिवार में अगर ज़्यादा लोग हैं, तो पैसा कम लगेगा, कम लोग हैं, तो तो ज़्यादा। ज़्यादा लगेगा। और यार बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। अच्छा, अभी गाड़ी की बात आ गई और नई-नई जो गाड़ी चेंज होती है, अभी नई गाड़ी आई है रेनॉल्ट ट्राइबर 2025, जी, मतलब लो बजट गाड़ी गाड़ी है। कैसी है गाड़ी? क्या है इसका रिव्यू, अगर कुछ बता पाओ तो? सर गाड़ी अच्छी है, ट्राइबर तो पहले भी आ रखी है। हाँ, ट्राइबर पहले भी आ रखी है, मार्केटेड अब ज़्यादा अच्छे से हो रही है। हाँ, लो बजट एसयूवी गाड़ी लोगों को मिल रही है। हाँ। आज की डेट में लोगों की कॉस्ट कम हो रही है टू एक्वायर अ कार। 8 लाख की लगभग पड़ रही है। 8 साढ़े 8 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ जाती है और आपकी चलती भी उसी लेवल से है जिस लेवल से आपको एक नॉर्मल कार चलेगी। एक सेडान या हैचबैक की बात करूँ तो मैं। चाहिए क्या और? आपकी पूरी फैमिली जाकर बैठ रही है, 5-6 लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में एक, आराम से कंफर्टेबली बैठ रहे हैं। तो अच्छी गाड़ी निकाली रेनॉल्ट ने और रेनॉल्ट के लिए ज़रूरी भी था एक मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना और ट्राइबर एक अच्छा ज़रिया है मार्केट में लोगों को एस्टेब्लिश करना अपने आप को। वाह! बढ़िया चल रहा है मतलब इसका काम। जी। अच्छा, कुछ अपन इंडस्ट्री की है ना टेक्निकल थोड़ी-सी बातें करते हैं कि जैसे मान लो एक ओनर है, कार ओनर, जैसे मैं भी कार ओनर हूँ, तो मुझे पता नहीं होगा कि कौन-कौन से पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन से 5 पार्ट हैं, जो मुझे भी ध्यान होने चाहिए और जो गाड़ी ओन करता है उन सबको ध्यान होने चाहिए? सबसे पहला तो सर फ़िल्टर्स का ध्यान रखो। आपकी गाड़ी में एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, ये टाइम टू टाइम आप चेंज करवाओ। इंजन ऑयल आपको हर सर्विस में चेंज कराना है और पूरा कंप्लीट चेंज कराना है। इसके अलावा ब्रेक पैड्स हर बार चेक करवाइए, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ब्रेक पैड्स में हल्का-सा भी आपको लग रहा है कि खत्म हो चुका है आपका ब्रेक पैड, आप अपने मैकेनिक से बात करें और उसको चेंज करवाइए। ये 5 पार्ट की आपको नॉलेज हमेशा ही होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा जो छठा पार्ट की मैं बात करूँ, वो है बैटरी की पावर कितनी चल रही है, वो अपने हमेशा ध्यान रखिए। अगर वो आपको ध्यान है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में। बाकी सारी चीज़ें तो आप वर्कशॉप में जाकर कभी भी ठीक करवा सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस के नाम पे ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं एक कार ओनर? मेंटेनेंस के नाम पे टाइमली सर्विस नहीं कराना एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है। ये तो अभी मैं बोलने वाला था कि ये तो आप पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस तो याद रहती है, जी, बट उसके बाद आप चौथी, याद 5वीं में तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी तो ऐसी है कि सालों-साल चल जाएगी अब तो। सर्विस आप टाइम पे कराइए, आपकी गाड़ी सालों साल चलेगी। आपको पहली, दूसरी सर्विस हमारे इंडिया में यही एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को याद दिलाना पड़ता है ये काम करो। फ़ोन आते हैं। फ़ोन करना पड़ता है। जब कोई याद दिलाता है तब हम वो काम करते हैं। उससे पहले नहीं करते। जैसे एग्ज़ाम के लिए 1 दिन पहले प्रिपेयर करना, तब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे हम, लेकिन लास्ट मोमेंट में हम सब काम करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी सर्विस टाइम टू टाइम हो। अगर आपकी सर्विस टाइम टू टाइम हो रही है, तो आपकी गाड़ी में 70% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म है। अच्छा, एक चीज़ और है अभी इसमें ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक जी। 2 तरह की गाड़ियाँ आने लग गई है। अब दोनों के ड्राइवर लड़ते हैं आपस में कि नहीं मैनुअल अच्छी कि ऑटोमेटिक अच्छी, कौन-सी अच्छी गाड़ी? सर गाड़ी तो दोनों ही अच्छी है। हाँ। चलाने में आपको कैसा लगता है वो आपको डिपेंड करता है। मैनुअल में आपको क्लच का फ़ील आता है कि आपको क्लच दबाना पड़ रहा है। आपको लेफ्ट पैर यूज़ करना है तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको लेफ्ट पैर यूज़ नहीं करना तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑटोमैटिक गाड़ी का एक फ़ायदा ये बहुत है कि आप अपनी गाड़ी की एक रेंज को परख पाते हो कि आपकी गाड़ी चल कैसे रही है। मैनुअल गाड़ी में क्या होता है कि आपको बार-बार आपका क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक में, क्योंकि इंडियन रोड्स है, इंडियन रोड्स में ट्रैफिक बहुत होता है। आपका बैंगलोर दे ट्रैफिक देख के ही मैं हैरान हो गया बहुत वैसे। तो कम है जब कुछ इतना कम ही, दिल्ली से कम है। दिल्ली तो जब इतना ट्रैफिक होता है तो आपके पैर की बहुत यूसेज होती है। हाँ। तो इस टाइम पर आपके लिए ऑटोमैटिक गाड़ी बहुत बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज़ हो गई ना, वैसे भी कुछ काम नहीं करते आजकल। हाँ, ये भी कह लीजिए, ये भी कह लीजिए। अच्छा, सर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है, बट एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे आज के पॉडकास्ट में कि अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या शिफ्ट होने वाला है, हुँ। जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? सर ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों साथ होने वाले हैं। पहले एक दौर था जो सिर्फ़ ऑफलाइन में दुकान खोल कर या एक ऑफलाइन स्टोर खोल के काम कर लो। फिर दौर आया है कि सिर्फ़ ऑनलाइन स्टोर खोल लो।
आने वाले 5 साल में एक दौर आएगा कि आपको ऑनलाइन स्टोर तो चाहिए, लेकिन आपको ऑफलाइन प्रेज़ेंस चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर इतने खुल चुके होंगे कि आपको ट्रस्ट किस पे करना है वो आपको समझ नहीं आएगा। तब आपको जो सामने विज़ुअल कैपेसिटी पे दिखेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। वाह! यार ये शिफ्ट तो हो सकता है सर, सारी इंडस्ट्री में हो सकता है कि अगर ऑनलाइन बहुत एकदम बूम हो गया एकदम, बहुत बढ़ने लग गया, तो वापस ये मार्केट ऑफलाइन पे आएगा। चलेंगे दोनों साथ में, अब चलना दोनों को ही साथ में है और आपको भी साथ ही लेके चलना पड़ेगा। राइट। मैं कानून प्रस्ताव रखने की बात रखने वाला हूँ सरकार में, हाँ। वो ये है चार्टर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। हुँ। आपने धंधा किया है, आपने रिटर्न फाइल किए होंगे, जीएसटी फाइल किया होगा, बहुत सारी चीज़ें फाइल आपका आपको क्योंकि आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता तो आपका सीए करता है। तो कई बार है ना बिज़नेस ओनर को गलत नोटिसेज़ आते हैं जी। कि यार ये गलत हो गया, आपने फॉर्म नहीं भरा, हुँ, आपको ये इंटरेस्ट के साथ पे करना है। हुँ, और आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, हुँ, करेक्ट। होता है? जी। अब इसमें गलती किसकी है? गलती तो सरकार की बोल लो एक एंड पे, तो इसमें गलती है सीए की। सीए की बोल सीए की गलती इसलिए है क्योंकि हम ये मान मैं मेरा ये मानना है कि आपको जो भी टैक्स के नियम है वो आपको नहीं पता होंगे। तो सीए पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, आपसे एक मोटी फीस भी लेता है और सब कुछ भरता है वो। जब उसने सब कुछ भर दिया और उसने आपको बोला कि डन सर मैंने सब भर दिया, ऑल डन है। सब चढ़ा दिया तो आपने बोला हाँ सब सेट है? बोला हाँ सब सेट है। अब होता क्या है? नहीं, ये तो हुआ ही नहीं था। कंप्लायंसेस। ये तो जीएसटी रह गया आपका, कि इतना तो नोटिस रहेगा, इतना आपका पेनल्टी रहेगी। करेक्ट। क्यों भरेगा एक ओनर? हुँ, नहीं भरेगा। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट की बात करने वाला हूँ और मैं बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी एक्ट आ गया, मैं चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट बिजनेसमैन है और हुँ, भ्रष्ट सीए है और जो भ्रष्ट ऑफिसर है, वो तीनों अपना काम करे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईमानदार आदमी है, जिसने ईमानदारी से अपना टैक्स पे किया है, भैया आपके सीए ने बोला कि ये टैक्स होने चाहिए, ये सारा होना चाहिए, आपने बोला हाँ ठीक है सब भर दो। फिर भी आपको नोटिसेस का सामना करना पड़े, फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े और फिर भी आपको ब्राइब देनी पड़े, हुँ, वो खराब सिस्टम है सर। करेक्ट। सो आप बताइए कि आप अगर ये एक्ट आता तो ये सपोर्ट होगा या नहीं होगा? हम तो सपोर्ट करेंगे सर, स्ट्रांगली। एक कौन बिज़नेसमैन नहीं करेगा? तो मैं ये स्ट्रॉन्ग मैं आने वाले कुछ सालों में मेरे को नहीं पता क्या होगा बट आने वाले 5 सालों में शायद मैं इसको बहुत स्ट्रांगली इसको प्रेज़ेंट करूँगा गवर्नमेंट के अंदर और ये एक्ट लेके आऊँगा जिससे भ्रष्टाचार एटलीस्ट 50% खत्म हो सके। मैं चाहता हूँ कि जितने सीए हैं, उन पे निगरानी रखी जाए, उनको नोटिसेस भेजे जाए रादर देन आप 13 करोड़ व्यापारियों पे आप फाइन मारते हो, करेक्ट। जबकि उनकी 1% भी गलती नहीं है। हुँ, सीए और जो ओनर है, दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें कि अगर ओनर को पता है कि हम ये इनकम छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो सीए बोलेगा भैया ये ऑलरेडी एग्रीमेंट था हमारा, ओनर को ये बात पता थी, अब जो लायबिलिटी आएगी वो ओनर पे आएगी। हुँ, जब आपका एग्रीमेंट है भैया मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1 रुपए भी टैक्स कंप्लायंसेस में नहीं आना चाहिए। मेरा जीएसटी, वैट, इनकम टैक्स कुछ भी, सारे पेमेंट आप पे करो। मैंने मेरा लिखित में दे दिया सीए को। उसके बाद भी अगर नोटिस आता है, तो देन 100% ज़िम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। वो ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, पहले 2 साल वो सीए था, वो चला गया, उसने कुछ गड़बड़ करी आपकी जीएसटी में, आपको नोटिस आया, अब नया सीए बोलेगा नहीं ये तो भरना ही पड़ेगा, वैट के टाइम पे बहुत हुआ था। भरना ही आज पड़ेगा। 2020 के इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं। बताओ। 2019 के इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं कि वैट के टाइम पे आपने वैट की प्रॉपर्ली, क्योंकि उस समय क्या होता था 2% पे काम होता था, अगर आपको याद हो तो उस राइट। समय की बात। तो आप ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता था कि आपको पेपर्स लेने पड़ते हैं वैट के टाइम पे, इश्यू फॉर्म, और वो सीए को सबको पता होता था। आज वो 2020 की फाइल खुल रही है, अब उस समय तब सीए आपको जा चुका होगा। मर गया और क्या अब या तो आप डिपार्टमेंट के चक्कर लगाओ, ब्राइब दो, मर गया ओनर। देना ही पड़ेगा आपको ब्राइब, आप छूट नहीं सकते और सबसे बड़ी विडंबना ये है सर कि वो सामने वाला भी क्या बोलेगा, देखो सर हमको पता है कि आप सही आदमी हो, बट आप फँस गए हो ना, तो तो और देना फँसो, पड़ेगा, तो अब देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। ये क्यों सहेगा इंडियन, क्यों सहेगा व्यापारी? तो इसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर, प्लीज़ सपोर्ट अस, सी अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये वीडियो हम आपको बना के भेजेंगे, आप आपके शायद ग्रुप में आप जितना शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और मैं जितने भी व्यापारी हैं इंडिया में, उनकी एक आवाज़ बन के सामने प्रस्तुत होऊँगा आने वाले कुछ टाइम में। थैंक यू सर। बिल्कुल सर।